नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग की जो वार्षिक परीक्षा उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के सारे विद्यार्थी कान खोल करके सुन लीजिए। आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने जो विमर्श पोर्टल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रश्न बैंक अपलोड किया है, आपको उसी प्रश्न बैंक से तैयारी करना है और उसी के आंसर क्वेश्चन आपके सारे के सारे आपके पेपर में आएंगे। आपके उसके अलावा वार्षिक परीक्षा में कुछ भी नहीं आने वाला। तो चलिए, यहाँ पर हम ये सामाजिक विज्ञान का पहला वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं समकालीन भारत 2 भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। आज के इस वीडियो में ये वाला आपका जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसको मैं पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा और इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उतने ही क्वेश्चन याद करना है। उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके प्रश्न व्यंग्य के क्वेश्चन है ना, जो एमपी बोर्ड ने विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया है उसके क्या है सॉल्यूशन है। बहुत मुश्किल से यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ना। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। अजैव का मतलब होता है ऐसा जो जीवित नहीं है। देखो, मनुष्य भी जीवित होता है और मत्स्य भी जीवित होता है, प्राणी भी जीवित होता है। अजैव क्या है? चट्टाने। चट्टाने जो होती है वो अजैव होती है। कैसी होती है? अजैव। इनके अंदर जान नहीं होती। तो उसका पहले का आंसर जाएगा गा। अगला, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? काली मिट्टी में कौन सी फसल उगती है? तो कपास जो होता है, कपास को उगाने के लिए काली मिट्टी बहुत आवश्यक होती है। कपास काली मिट्टी के अलावा अन्य मिट्टी में नहीं उगता। कपास आएगा काली मिट्टी, इसका आंसर है ना। अगला, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 33%। भारत में 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव से लेकर के आंसर क्वेश्चन सब कुछ याद करवा दूंगा। ठीक है, मतलब ये आज ये चैप्टर खत्म कर दूंगा तुम्हारा मैं। ठीक है, एक वीडियो में। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो 33% भूभाग पर वनों का क्या होना चाहिए? विस्तार होना चाहिए भारत में ना, 33% भूभाग पर, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तराखंड। उत्तराखंड जो होता है, उत्तराखंड में पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया। उत्तराखंड जो है वो पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है और उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, अगला, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ज्वारी ऊर्जा कौन सा संसाधन नहीं है? तो उसका आंसर आएगा पुनः पूर्ति योग्य। ज्वारी ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो ज्वारी ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किसका भंडार सीमित है? खनिज तेल। खनिज तेल मतलब पेट्रोल वगैरह का भंडार कैसा है? सीमित है। बाकी पवन ऊर्जा भी असीमित है, तुम कितने इस्तेमाल कर लो। पवन ऊर्जा का कभी खत्म नहीं होने वाली। सौर ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होगी। जलीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। सिर्फ खनिज और तेल जो होता है वो खत्म हो जाएगा। अगला, किस कमीशन के लिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई? यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका आंसर आएगा ब्रुंडलैंड कमीशन। ब्रुंडलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किसने? ब्रुंडलैंड कमीशन ने। ब्रुंडलैंड कमीशन ने। अगला, यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा जो होती है, मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान में क्या पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है ना, राजस्थान में पाई जाती है। अगला, यहाँ पर आपका प्रश्न है, लौह अयस्क खालिस्तान प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो होता है वो अजैव प्रकार का संसाधन है। अजैव, इसका आंसर आप अजैव लिख लीजिएगा। अजैव मतलब जो जीवित नहीं होता है ना, अजैव। लौह अयस्क जो होता है वो अजैव प्रकार का संसाधन है। अगला, जो भूमि जोतने के योग्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि जिसमें हम जुताई नहीं कर सकते और कुछ उगा नहीं सकते, उसको बंजर भूमि कहते हैं ना। अगला, काली मृदा खालिस्तान को मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। रेगुर, रामे की मात्रा रे, गाँव में छोटों की मात्रा गु, रा खाली रा, रेगुर। काली मृदा, काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को क्या कहते हैं? काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। अगला, भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग खालिस्तान
प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है। तो भारत के कुल संचित क्षेत्र का लगभग 54% हिस्से पर खेती हो सकती है। कितने परसेंट? 54% है ना, ये लिखा 54% हिस्से पर खेती हो सकती है। अगला, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र है, मैदान क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र है? मैदान क्षेत्र है ना। तो देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र मैदान क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है मैदान क्षेत्र, मतलब पूरा मैदानी एरिया है, मैदानी इलाका है। ठीक है, कैसा इलाका है? मैदानी इलाका है। अगला, अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, विकासशील देश कौन सा है? ऐसा देश जिसका विकास हो रहा है, तो उसका आंसर आएगा भारत। भारत विकासशील देश है। विकसित देश कौन सा है? अमेरिका विकसित हो चुका है ना। अगला, लद्दाख। लद्दाख क्या है? शीत मरुस्थल, मतलब ठंडा रेगिस्तान है, शीत मरुस्थल है। ठीक है, लद्दाख है ना। अगला, राजस्थान क्या है? राजस्थान, राजस्थान जो है वो थार का, राजस्थान में थार का मरुस्थल है। अगला, लावा के प्रवाह से निर्मित। लावा के प्रवाह से किसका निर्माण हुआ है ना? लावा के प्रवाह से किसका निर्माण हुआ? लावा के प्रवाह से निर्मित क्या है? तो उसका दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप जो है वो लावा के प्रवाह से क्या है? निर्मित है। अगला, अगला, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। क्या पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहते हैं? तो ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर सत्य है, सत्य है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर भूमि कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है? बांगर भूमि कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे, अगला प्रश्न, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। तो ये सत्य है, सत्य है, बिल्कुल पूरा 100% सत्य है। लेटराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। अगला, सेल और धातु जैविक संसाधन है क्या? नहीं है, सेल और धातु अजैविक संसाधन है, क्योंकि उनके अंदर जान कहाँ होती है? जैविक मतलब जो जिंदा होती है, जिनके अंदर जान होती है उसको हम जैविक संसाधन बोलेंगे, और जिनके अंदर जान नहीं होती है वे अजैविक संसाधन कहलाते हैं ना। अगला, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। पंजाब और हरियाणा के 80% भूमि पर खेती होती है क्या? सत्य है। तो ये सत्य है, पंजाब और हरियाणा के 80% भूभाग पर क्या होती है? खेती होती है। अगला, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। असत्य। जब यहाँ पर हम अपन ने खेती नहीं कर रहे तो उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्यों बोलेंगे अपन? तो इसको, इसका आएगा आपका आंसर असत्य आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, भारत का टोटल एरिया है। अगला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। अगला, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो देश के कुल क्षेत्रफल का 27% क्षेत्र कैसा है? पठारी क्षेत्र है। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% क्षेत्र पठारी क्षेत्र है। अगला, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय मृदा जो होती है वो लाल और भूरे रंग की होती है, रेतीली मिट्टी कहते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए अब इसके हम आंसर क्वेश्चन यहाँ पर हम समझेंगे। अब आप लोग कान खोल करके बिल्कुल बैठ जाइए, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ बताऊंगा नहीं, बल्कि इसको मैं रटवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? इसको आप लोग को मैं रटवा दूंगा, है ना। आप लोग को बिल्कुल बारीकी से सुनना है और लिखते भी चलना है। ठीक है, और लिखोगे नहीं भी तो फिर आप लिखते भी चलो और सुनते भी चलो। पहले तो आप समझ लो, बिल्कुल देखो ना, रट लो, बिल्कुल रट लो, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, आप जैसे आपको उचित लगे। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में, अरे धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम अलबेला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा
होए 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 ऐसा देश है मेरा। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ? ठीक है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो देखिए, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। अब जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ? यहाँ पर देखो, जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मलबे के मैदानी क्षेत्र में जमा होने से होता है। जो नदियाँ होती है, नदियाँ जब क्या करती है, बहुत सारी जगह का मलबा उठा करके लेकर के आती है और मैदानी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में ला करके डंप कर देती है, मतलब बहा करके लेके जाती है और जमा करते जाती है ना। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मलबे के मैदानी क्षेत्र में जमा होने से होता है। जब नदियाँ किसी कोई मलबा को बहा करके लेके आती है और उस मलबा को जब वो नदियाँ मैदानी क्षेत्र में ला करके जमा कर देती है, तो किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। जो जलोढ़ मृदा होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। मतलब यहाँ पर तुम कुछ भी उगा सकते हो, क्योंकि प्रतिवर्ष नदियाँ नई मृदा की एक परत जमा कर देती है, क्योंकि नदी बहते रहती है और नई मिट्टी की एक परत ला करके जमा कर देती है ना। उदाहरण, उत्तर पूर्वी भारत ब्रह्मपुत्र घाटी। उत्तर पूर्वी भारत ब्रह्मपुत्र घाटी जो है वो जलोढ़ मृदा से निर्मित है। दूसरा, दक्षिणी भारत कावेरी नदी। दक्षिणी भारत कावेरी नदी जो है वो भी मिट्टी को बहा करके लेके आती है और उपजाऊ मिट्टी ला करके जमा करते जाती है, जलोढ़ मृदा, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न देख लीजिए। संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए। जो संसाधन है, हमारे भारत देश के जो संसाधन है उसके अति दोहन से उत्पन्न, अति दोहन मतलब हम संसाधन का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, पेड़ पौधे को पूरा इस्तेमाल कर रहा है, कोयला पूरा निकाल डाल रहा है अपन ज़मीन के अंदर का, पृथ्वी के जितने भी संसाधन है उसका अपन बहुत इस्तेमाल कर रहा है, अति दोहन कर रहा है। अति से ज़्यादा अपन क्या कर डाल रहा है? दोहन कर डाल रहा है। संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न कोई दो समस्याएं लिखिए। तो संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न दो समस्याएं कौन कौन सी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, संसाधनों के दोहन के चलते हर क्षेत्र में समस्याएं बढ़ते जा रही है। अपन संसाधनों का जितना अधिक दोहन करते जा रहे हैं, अपन जितना संसाधन का अपन इस्तेमाल कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन में जितना कोयला निकाल रहा है अपन, जितना पेट्रोलियम निकाल रहा है अपन, जितना दोहन कर रहा है, तो संसाधनों के दोहन के चलते हर क्षेत्र में समस्या बढ़ती जा रही है। फिर चाहे जल हो, संसाधनों को दोहन करने से क्या हो रहा है? पानी प्रदूषित हो रहा है, पानी, है ना। वन हो, पर्यावरण हो या अन्य कोई संसाधन हो। बढ़ती जनसंख्या के चलते खेतियों की भूमि के क्षेत्रफल में कमी आ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो खेत वाले जगह पर इंसान घर बना रहा है, स्कूल बना रहा है ना। तो उस चक्कर में फिर क्या हो रहा है? खेत में अगर घर स्कूल बनाएंगे तो फिर खेती कम जगह पर की जा रही है, ठीक है। और जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि का जल स्तर कहाँ जा रहा है? नीचे गिरता जा रहा है। अवैध खनन, मतलब जबरदस्ती तुम रेत खुदाई कर रहा, कुछ भी कर रहे हैं ना, अवैध खनन तथा ब्लास्टिंग से जंगल और पहाड़ कम होते जा रहे हैं। अवैध खनन और ब्लास्टिंग से क्या हो रहा है? जंगल और पहाड़ क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। मृदा अपरदन को रोकने के कोई दो उपाय लिखिए। जो मृदा अपरदन है ना, मृदा अपरदन मतलब मिट्टी जो हो रही है वो नष्ट होती जा रही है, मृदा का अपरदन होते जा रहा है, उस मृदा अपरदन को रोकने के कोई दो उपाय लिखना है। तो देखिए आंसर, मृदा अपरदन को रोकने के दो विधियां निम्न है। पहला, बांध का निर्माण करना। अगर आप बांध बनाओगे, बांध का निर्माण करके मृदा अपरदन को आप रोक सकते हो, डैम बना करके। दूसरा, वृक्षारोपण। अगर आप वृक्ष लगाते हो, अगर आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाते हो तो वृक्षारोपण करके भी आप क्या कर सकते हो? मृदा अपरदन, मिट्टी के अपरदन को आप यहाँ पर रोक सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, एजेंडा 21 क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हो एजेंडा 21 यहाँ पर क्या है। हमारा प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक घोषणा है। एजेंडा 21 क्या है? एक प्रकार की घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन
यूनिसेड में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक प्रकार की घोषणा है। क्या? एक प्रकार की घोषणा है। और ये घोषणा किसने किया था? 1992 में ब्राजील के जो शहर था रियो डी जेनेरो, है ना, 1992 में ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरो, 1992 में घोषणा हुई थी ना। रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास की प्राप्ति करना है। एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास की प्राप्ति करना, कि भूमंडल में सतत और पोषणीय विकास हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो। अगला देखो, एजेंडा 21 जो है वो एक प्रकार की कार्यसूची है। यह एक कार्यसूची है, एजेंडा 21 एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से छुटकारा प्राप्त करना है। एजेंडा 21 एक प्रकार की क्या है? कार्यसूची है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सहयोग द्वारा, है ना, विश्व के सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से छुटकारा प्राप्त करना है। अगला, प्रत्येक स्थानीय निकायों को भी अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना है। जितने ही प्रकार के स्थानीय निकाय है उन सारे स्थानीय निकायों को भी अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न है मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न है मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है। अपन बोलते हैं कि मृदा निम्नीकृत हो गई है, मृदा झंड हो गई है ना, तो मिट्टी के निम्नीकृत होने से क्या मतलब होता है? तो देखो, पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना मृदा निम्नीकरण कहलाता है। अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाए, पेड़ पौधे और फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक जितने भी प्रकार के प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं ना मिट्टी के अंदर, अगर वो कम हो जाए तो जो मिट्टी होती है वो एक प्रकार की निम्नीकृत मिट्टी कहलाती है ना, उसको हम कहते हैं मृदा निम्नीकरण कहते हैं। उसको हम कहते हैं मृदा निम्नीकरण, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मृदा निम्नीकरण। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है? मृदा निम्नीकरण को दूर करने का कोई उपाय लिखिए। अब मृदा निम्नीकरण जो हो रहा है उस मृदा निम्नीकरण को हम दूर कैसे करेंगे? तो मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो देखिए, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के उपाय निम्न है। पहला, वनारोपण करके। अगर तुम अधिक से अधिक वन लगाओगे तो वन जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, वो मिट्टी को रोक कर कटने नहीं देते, मिट्टी को रोक करके रखते हैं ना। तो वनारोपण करके भी वनारोपण करके भी हम मृदा निम्नीकरण को रोक सकते हैं। दूसरा, चारागाहों से उचित प्रबंधन तथा पशुचारण नियंत्रण से। अगर गाय बैल लोग अगर जबकि ज़मीन पर बहुत अधिक चराई करते हैं तो वहाँ की ज़मीन बंजर होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? बंजर होती चली जाती है। हाँ, अधिक चराई करने से। क्या करने से? अधिक चराई करने से। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसलिए ज़्यादा चराई भी नहीं करवाना चाहिए ना। तो चारागाहों का उचित प्रबंधन तथा पशुचारण नियंत्रण से। अगला आप देख सकते हो, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर। अगला यहाँ पर है पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर। जो पेड़ पौधे होते हैं अगर उनके ऊपर एक रक्षक मेखला बना लेंगे, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर मिट्टी का वायु तथा जल से अपरदन को रोका जा सकता है। पेड़ों की अगर अपन एक रक्षक मेखला बना लेंगे तो मिट्टी का वायु तथा जल से अपरदन को रोका जा सकता है। अगला, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाकर। जितने प्रकार के जो रेत के टीले होते हैं ना, रेतीले टीले, तो रेतीले टीले क्या होते हैं? रेत बह जाती है और है ना, दिक्कत हो जाती है। तो रेतीले टीलों में क्या लगाओ अपन? वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ लगा लो और उसको स्थिर बना दो ताकि वहाँ की रेत उड़ करके कहीं पर बह करके ना जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो मरुस्थलीय मृदा होती है, जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, उसकी यहाँ पर आपको कोई 2 विशेषताएं यहाँ पर बताना है कि मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो देखिए, इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है, जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, वहाँ पर कौन सा खनिज है? वहाँ पर नमक जो खनिज होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें नमी की कमी रहती है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है, जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, उस पर नमी की कमी रहती है तथा वनस्पति के अंश भी कम पाए जाते हैं। किंतु सिंचाई करने से, अगर अपन उसमें पानी से सिंचाई करें, है ना, तो ये उपजाऊ हो जाती है, इसमें फसल अपन उगा सकते हैं। अगला, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ी रहती है। अगर सिंचाई के साधन यहाँ पर नहीं होंगे तो पूरी की पूरी मिट्टी बंजर पड़ी रहेगी, है ना।
अगला, इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जी इत्यादि अपन पैदा कर सकते हैं ना, ठीक है ना। लाल बर्रा बोलते हैं अपने इधर के एरिया में इसको ना, मरुस्थलीय मिट्टी वाले एरिया को ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? चादर अपर्दन किसे कहा जाता है? कौन सा अपर्दन? चादर अपर्दन किसे कहते हैं, है ना। चादर अपर्दन, चादर अपर्दन किसे कहा जाता है, है ना। क्या प्रश्न है यहाँ पर आपका कि चादर अपर्दन किसे कहते हैं, ठीक है। आमा मियाँ सब्जी वाले, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम, आमा शकीना चौचाली कच्चा बादाम। चादर अपर्दन किसे कहते हैं? देखो बच्चों, चादर अपर्दन किसे कहा जाता है? चादर अपर्दन, चादर अपर्दन तो वायु या जल द्वारा समान रूप से मृदा का अपर्दन चादर अपर्दन कहलाता है। जब किसी एरिया की मिट्टी को पवन हवा उड़ा करके किसी दूसरे एरिया में ले जा लेती है, पूरी पूरी चद्दर को ला करके, वो पूरी मिट्टी की चद्दर को उड़ा करके ले जा लेती है, तो उसको अपन चादर अपर्दन कहते हैं। वायु या जल द्वारा समान रूप से मृदा का अपर्दन होना चादर अपर्दन कहलाता है। वायु के द्वारा या जल के द्वारा समान रूप से जो मिट्टी का जो अपर्दन होता है, समान रूप से होने वाला मिट्टी का अपर्दन चादर अपर्दन या मृदा अपर्दन कहलाता है। अगला प्रश्न है, बांगर और खादर में कोई दो अंतर लिखिए। बांगर भूमि और खादर भूमि में कोई दो अंतर यहाँ पर आपको लिखना है। बांगर और खादर, बांगर, बांगर भूमि किसको बोलेंगे? बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। जो पुराने वाली जो जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। बृहत मतलब बहुत बड़े बड़े मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, है ना, ठीक है। पुराने जलोढ़ के जो बड़े बड़े जो मैदान होते हैं उसको अपन बांगर भूमि कहते हैं, ठीक है। पुराने जलोढ़ के जो बड़े बड़े जो मैदान होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? बांगर भूमि कहते हैं। अगला यहाँ पर देख सकते हो, अगला यहाँ पर आपको खादर भूमि किसे कहते हैं? खादर भूमि तो नवीन नवीन तल छट द्वारा निर्मित, जो नवीन मतलब कि नए नए तल छट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर भूमि कहते हैं। नवीन मतलब कि नई वाली तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। जो अभी अभी मतलब कि मिट्टी ने भा करके लेकर के आई है उसको खादर कहेंगे, और जो बहुत पुराने समय जमा हो रही है उसको अपन बांगर कहते हैं। अगला, बांगर जो होता है कई हजारों सालों से मतलब मिट्टी भा करके जमा होती जाती है ना। ये मैदान का वह ऊंचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता। मतलब बांगर जो होता है वो वहाँ मिट्टी जमा हो, कितनी मिट्टी जमा हो जाती है कि नदियों का बाढ़ का जो जल होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो बांगर जो होता है, बांगर मैदान का वह ऊंचा भाग है जहाँ पर नदियों का जल अब नहीं पहुँच पाता है। अगला, खादर, खादर क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हो, यह जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है। खादर जो होता है, खादर, खादर जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल पहुँचता है। खादर जो होता है, खादर जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है। खादर जो होता है, खादर, खादर जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहाँ नदियों का पानी बाढ़ का जल पहुँचता है, ठीक है। अगला, अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, बांगर में देख लीजिए, इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। बांगर जो होता है, बांगर की जो मिट्टी होती है, बांगर की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। बांगर की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। खादर, खादर यहाँ पर आप देख सकते हो, खादर में क्या होता है? यहाँ जलोढ़ मृदा होने के कारण बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। खादर में क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी होने के कारण बहुत ही उपजाऊ भूभाग होता है। खादर कैसा होता है? जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होती है तो ये बहुत उपजाऊ क्या होती है? भूभाग होता है। अगला, बांगर क्या होता है? ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा। बांगर की जो मृदा होती है वो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। इसमें कहीं कहीं अम्लीता भी पाई जाती है। मतलब मिट्टी कई बार कैसी हो जाती है? अम्ली हो जाती है ना, जिसमें उसमें कृषि नहीं कर सकते, है ना, कृषि नहीं कर सकते बांगर में। और जो खादर जो होता है, तलछट का जवाब सब जगह एक जैसा नहीं होता था। मैदान में कई प्रकार के भौतिक लक्षण मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर खेती की जा सकती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए कोई दो प्रयास लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के संरक्षण करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए? तो देखिए, संसाधन संरक्षण समर्थन, संसाधन संरक्षण समर्थन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने किया था। किसने किया था? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण का समर्थन किया था। किसने? 1968 की बात होगी, क्लब ऑफ रोम ने किया था। उसके बाद 1974 में सुमे सर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। और 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में सशक्त योगदान दिया गया। ठीक है, 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग की रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में सशक्त किया दिया गया, योगदान यहाँ पर दिया गया, सशक्त योगदान दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है मृदा निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। जो मृदा है वो खराब होती जा रही है, निम्नीकृत होती जा रही है, तो उसके दो कारण कौन कौन से थे? देखिए, मृदा निम्नीकरण के कारण पहला वनोन्मूलन, मतलब वन को तबाह कर वहाँ पर खेती कर लेना, वनोन्मूलन है ना। अतिचारण है ना, जीव जंतुओं को बहुत अधिक चराओगे तो भी मिट्टी खराब हो जाएगी। अगला रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग, जो रासायनिक केमिकल्स वगैरह है और जो कीटनाशक उनका बहुत अधिक उपयोग करना। ठीक है, अगला देख सकते हो प्राकृतिक कारण। और प्राकृतिक कारण कौन कौन से होते हैं? वर्षा का दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सब प्राकृतिक कारण होते हैं, मिट्टी नष्ट हो जाती है। अगला, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, जिसके मालिक अपन खुद होते हैं। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, जिसका मालिक एक समुदाय होता है। अगला होता है राष्ट्रीय संसाधन। ये पार्ट हो गया आपका यहाँ पर खत्म। अगला पार्ट भी मैं कल, अगला पार्ट का वीडियो कल लेकर के आऊँगा। प्लेलिस्ट में आप लोग गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सब पढ़ा रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।